हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो। तो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में आप पढ़ रखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक, दो टॉपिक हमारे कंप्लीट होकर रखे थे। हमारे पहला टॉपिक था हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और दूसरा था बॉन्ड एनर्जी का, है ना। ये दोनों कंप्लीट हो रखे थे हमारे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है? When there are two connected atoms present in a molecule, कह रहा है कि जब दो मॉलिक्यूल कनेक्टेड रहते हैं एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल में, जब दो एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं किसी मॉलिक्यूल में, द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। तब कह रहा है कि जो दो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस होगी उन दोनों मॉलिक्यूल्स एटम की, उसी को क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हमने ले लिया ए, ठीक, हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल मिला सी और बी। ठीक, हमने देखा सी हमारे पास कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, सी क्या है? उसकी न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है और बी क्या है? दूसरे मॉलिक्यूल की न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी रही हो और यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल की डिस्टेंस, ठीक है, उसकी क्या कही जाएगी? बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। मॉलिक्यूल ए की न्यूक्लियाई से मॉलिक्यूल बी की न्यूक्लियाई तक की टोटल डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगी? उसकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। ठीक है ना। फिर कह रहा है ये बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर वैल्यू। बॉन्ड लेंथ क्या है? एक स्मॉलर वैल्यू, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में की वैल्यू होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। सो देयर कैलकुलेट बाय एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है ना। बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एंगल भी छोटा होता है। तो हम बॉन्ड लेंथ में चल रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस वगैरह बोलने में, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? एक छोटी स्मॉलर वैल्यू है, ठीक, जिसको कैलकुलेट करने में छोटे छोटे, जिसको कैलकुलेट बहुत ही कम उसमें किया जाता है। ठीक है ना। तो जिसको हम एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी की वैल्यू होती है, इसको हम एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। ठीक, तो कह रहा है यहाँ से, कह रहा है द बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंग टू हगाई एंड पॉलिंग, द एडिशन ऑफ टू रेडियाई ऑफ टू कनेक्टेड एटम्स कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो जो हमारे पास साइंटिस्ट थे हगाई एंड पॉलिंग, ठीक है ना, हगाइन और पॉलिंग दो हमारे पास क्या थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहते हैं, न्यूक्लियर जो डिस्टेंस थी या बॉन्ड लेंथ थी उसके बारे में डिस्कस किया, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में इन्होंने स्टडी किया, तो इन्होंने बताया कि एटम्स दो, कोई ए एटम और कोई बी एटम, ठीक है, इन दोनों की न्यूक्लियाई से टोटल डिस्टेंस कितनी है आपस में कनेक्ट करने वाले लाइन की। ठीक है, मतलब ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, जैसे हमारे पास ए, यहाँ पर हमारे पास कोई न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई ये है, ठीक है ना, ये हमारे पास मॉलिक्यूल ए और ये मॉलिक्यूल हमारे पास बी। ठीक है ना। अब इन दोनों की न्यूक्लियाई को कनेक्ट करने वाली टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इसी को क्या बोला उन्होंने? बॉन्ड डिस्टेंस बोला। ठीक है ना। बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं या फिर लेंथ बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना, लेंथ और डिस्टेंस दोनों एक ही हैं, ठीक है, बॉन्ड के लिए। ठीक, जैसे नीचे लिखा हुआ है एटम ए, यहाँ पे एटम ए और एटम बी, ठीक है, दोनों ही आपस में क्या है? ओवरलैप्ड है, यहाँ से देख सकते हो आप इस प्रकार से। तब न्यूक्लियाई ए और न्यूक्लियाई बी, ठीक है, न्यूक्लियाई ए और न्यूक्लियाई बी, जिसकी R1 क्या है? रेडियस है, और बी की क्या? R2 रेडियस है। ठीक है। नाउ द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किस प्रकार से निकाली जा रही है? R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक रेडियस ले ली, इक्वल टू बॉन्ड लेंथ किसकी है? ये दो एटम की, ए और बी की क्या है? बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, जो आपस में क्या है? कंबाइंड करी हुई, कुछ इस प्रकार से ओवरलैप्ड है मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है। इसी प्रकार से कह रहा है ये। एंड कार्बन जो है, कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 डायमीटर होता है इसका, व्यास होता है। ठीक है ना। और रेडियस क्या होगी इसकी? 1.54/2। ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.77 एंगस्ट्रॉम की क्या आएगी? रेडियस ऑब्टेंड होगी। ऐसे Cl2 मॉलिक्यूल है हमारे पास में, यह हम Cl2 मॉलिक्यूल है, तो उसकी जो डायमीटर है, व्यास है, वो क्या है? 1.98 डायमीटर है उसका, और रेडियस कितनी आ रही है उसकी? 0.99 एंगस्ट्रॉम रेडियस ऑब्टेंड हो रही है। ठीक है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl इज डिफाइंड एज, अब देखिए CCl की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किस प्रकार से डिफाइंड होगी?
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसकी रेडियस ये R1 हमारे पास किसकी, कार्बन की, और ये किसकी है, Cl की है, ठीक है ना। तो डायमीटर हमारे पास क्या हुआ, डायमीटर बोलते हैं वो डिस्टेंस क्या हुई या बॉन्ड लेंथ क्या हुई, CCl की डिस्टेंस क्या हुई 1.76 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये क्या हुई हमारे पास, इसका डिस्टेंस हुई, या हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ हुई, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ आल्सो इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो जो फैक्टर हैं अफेक्ट करने वाले बॉन्ड लेंथ को, वही क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को भी इफेक्ट करते हैं, या जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं वही फैक्टर क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से अब बॉन्ड एनर्जी आल्सो इंक्रीज व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, ठीक है। देखिए बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है ये कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी जब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मतलब बॉन्ड का क्रम कितना होगा, ठीक है, बंधों के क्रम की संख्या मतलब जितनी होगी उसकी एनर्जी उतनी होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये जितने ऑर्डर के बॉन्ड होंगे उसमें, ठीक है ना, उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। तो यहाँ पे फिर आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज व्हेन द मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर, ठीक, कह रहा है जब बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, कब होगी, जब उसका मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। एस छोटा होने पर, एस फॉर साइज छोटा होने पर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बहुत ही छोटी होगी, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट आराम से हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, ठीक है ना, स्मॉलर रहेगी बॉन्ड लेंथ वहाँ पे इस समय, ठीक है। फिर आगे कह रहा है ये एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज देयर व्हेन देयर इज सिग्मा पाई ट्राई बॉन्ड इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। कह रहा है कि आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, कब होती है, डिक्रीज होती है जब उसमें सिग्मा पाई और ट्राई बॉन्ड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज रहती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जब उसमें पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपलेट बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक। फिर आगे कह रहा है एंड द लेजर लेसर द एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल, और कह रहा है कि जो एस करेक्टर का संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, कम होता है, तब पी करेक्टर आल्सो द पी करेक्टर शुड बी ग्रेटर देन हाइब्रिडाइजेशन, तब कह रहा है उसका जो पी करेक्टर रहता है वो ज़्यादा रहता है, किसमें, संकरण में, ठीक, मॉलिक्यूल का। द ग्रेटर विल बी बॉन्ड लेंथ बिकॉज एस करेक्टर इज नियर द न्यूक्लियाई एंड द पी सेल इज लॉन्गर, ठीक है ना, पी सेल इज लॉन्गर। तब क्या होता है, जो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक, बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब हमारे पास क्या होता है, एस करेक्टर क्या होता है, न्यूक्लियाई के पास में होता है, ठीक है, और पी करेक्टर जो हमारे पास होता है, पी सेल जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो दूर होता है न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो आई होप आपके लिए समझ में आया हो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ठीक। और इसके बाद हमारा टॉपिक है अगला ही बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है ना। पढ़ेंगे हम क्या, बॉन्ड एंगल हमारे पास में 3 कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, अब हमारा लास्ट है बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो क्या होता है बॉन्ड एंगल, इसके बारे में हम ज़रा देख लें, ठीक। तो कह रहा है बॉन्ड एंगल के लिए द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नाइबरिंग एटम्स connected to a central atom present in a molecule called to bond angle, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड टू नाइबरिंग एटम के बीच फॉर्म एंगल को, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल कहा जाता है, ठीक। और इसकी वैल्यू जो है, कह रहा है इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय डिफाइनिंग बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट एंड कैलकुलेटिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है उसको इन मेथड्स के द्वारा डिफाइंड किया जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से होगा, बॉन्ड लेंथ हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक, और कैलकुलेटिंग एक्सरे वैल्यू डिफ्रैक्शन हो गया, और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक। तो बॉन्ड एंगल क्या है, देखिए दो मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में ही जो क्या कहते हैं कंबाइंड रहेंगे या जुड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे हम ले लें ए बी 2 टाइप का मॉलिक्यूल, या हम ले लें ए बी 4 टाइप का मॉलिक्यूल, या हम ले लें क्या कहते हैं ए बी 3 टाइप का मॉलिक्यूल, जहाँ पे ए क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक, बी क्या है उसका साइड वाइज एटम्स है, ठीक है ना। जैसे हम देख लें यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास में H2 का ले लीजिए आप, तो हमारा क्या होगा, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB2 हमारा क्या होगा, H2O इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो O है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, और H क्या है, साइड वाइज एटम, मतलब बी टाइप के मॉलिक्यूल हैं, डाई मॉलिक्यूलर, ठीक है ना।
तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल किस तरीके से बनना है उसके लिए अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल आप ध्यान रखें कि जो एक स्पेसिफिक कंडीशन से ही बनते हैं बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल में, वो किस प्रकार से होते हैं, दो मॉलिक्यूल के आपस में नाइबरिंग एटम के बिटवीन बनता है ये बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। जब दो मॉलिक्यूल किसी एटम के साथ में कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल एटम के साथ में कनेक्टेड होते हैं, ठीक, तो वो एटम जो सेंट्रल एटम होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में दो मॉलिक्यूल को अपने से अटैच करता है, ठीक है ना। तो इसके और इसके मध्य, ठीक है, या इसके मध्य बनने वाले जो एंगल होते हैं वही हमारे क्या कहते हैं, कहे जाते हैं बॉन्ड एंगल कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये स्पेसिफिक कंडीशन बनता है। देखिए यहाँ पे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 180 डिग्री का एंगल बनना है ना, 180 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक। अगर यहीं से हमारा कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल हो, यहाँ से हो रखा हुआ, तो एक हमारे पास एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है ना। तो देखिए एंगल जरूरी होता है हमारे पास कंडीशन और रिएक्टिविटी के लिए डिफाइन करने में, ठीक है ना। मतलब रिएक्टिविटी के बेसिस पर ही ये एंगल का जनरेशन होता है मॉलिक्यूल में, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है आगे, कह रहा है मोस्टली बॉन्ड इन मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो ज़्यादातर बॉन्ड होते हैं या बॉन्ड एंगल होते हैं जो बनते हैं मॉलिक्यूल में, वो कब बनते हैं, ओवरलैपिंग के द्वारा, किसके, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर देखोगे पीछे से पढ़ा है आपने तो आपको पता होगा कि ओवरलैपिंग हमारे पास क्या होती है, पीपी होती है, पीपी हो गई, एसपी हो गई, ठीक है ना, ठीक। और क्या कहते हैं, एस एस हो गई, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है ना। एस पी एस एस हो गई, और डी डी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन डी डी के लिए हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, हम मेनली इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास मेनली मॉलिक्यूल में यही देखी जाती है, ठीक है ना। तो डी डी ओवरलैपिंग के लिए आपके कैसे करेंगे, जो हमारे पास डी सेल के इलेक्ट्रॉन डी में ओवरलैप करें, डी डी ओवरलैपिंग हो गई, है ना। ऐसे पी के साथ ओवरलैपिंग करें, एस के पी के साथ ओवरलैपिंग करें, एस के साथ ओवरलैपिंग करें, तो हमारे पास ये एस पी है, ओवरलैपिंग इस प्रकार से होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ रहे हैं, डू टू दिस दिस एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन, और ये ओवरलैपिंग होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। देखिए जो हमारे पास पाई बॉन्डिंग का जनरेशन जो होता है, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन से होता है, ठीक है। लेकिन जो सेल होते हैं वो हमारे ओवरलैप कर सकते हैं अगर वो कंडीशन फॉलो करें, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हैं तब, ठीक। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के हैं तो वो नहीं कर सकते, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में तो वो ओवरलैप कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है ना। आगे कह रहा है, बेसिस ऑन दिस द बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो कह रहा है जो बेसिस रहता है बॉन्ड एंगल का वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के नेचर पर, ठीक है ना, कि मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है उसी पर ही क्या होगा, बॉन्ड एंगल अपना डिपेंड करता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया H2O, जैसे मैंने ऊपर बताया था, अभी आप H2O के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो H2O किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा है बॉन्ड एंगल के लिए, आप देखिए। देखिए ऑक्सीजन हमारा ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन रहा, ठीक है। इसके साइड वाइज में एक हाइड्रोजन एटम ये, और एक साइड वाइज में हाइड्रोजन एटम ये, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक। और हाइड्रोजन क्या है, एक पॉजिटिव है, मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाला भी एटम, लेकिन ये क्या है, लेसर रहता है, ऑक्सीजन से क्या रहता है, बहुत ही लेसर रहता है हाइड्रोजन एटम, लेकिन नेगेटिविटी ये भी है, ठीक है। लेकिन इस पर लोन पेयर भी जनरेट हो जाते हैं, जिस कारण से क्या है ये प्रतिकर्षण जनरेट करता है, कहाँ का, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड क्या होता है हमारे पास सिकुड़ जाता है यहाँ पे, तो जो हमारा जो बॉन्ड एंगल यहाँ ऑब्टेंड होता है वो 104.5 का प्राप्त होता है, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल H2O में, ठीक। तो यहाँ कह रहा है एज द एस करेक्टर इन द मॉलिक्यूल इंक्रीज, कह रहा है जब मॉलिक्यूल में हमारे पास में ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ए बी टू टाइप का मॉलिक्यूल है ये हमारा H2O, ठीक है ना। कह रहा है जब इस मॉलिक्यूल में एस करेक्टर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, एस करेक्टर इन द मॉलिक्यूल इंक्रीज, तब क्या कह रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, तब बॉन्ड एंगल क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, संकरण उसका क्या रहेगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक। फिर कह रहा है ये, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द एटम्स कनेक्टेड टू, ठीक है। कह रहा है रिजल्ट में जो एटम्स होते हैं कनेक्टेड रहते हैं तो सेंट्रल एटम्स के साथ में, और जो सेंट्रल एटम के साथ में एटम्स कनेक्टेड रहते हैं वो रिफ्लेक्ट दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, प्रतिकर्षण दिखाते हैं, ठीक है। जिससे हमारे पास ये बॉन्ड एंगल है जो ये प्राप्त होता है 104 डिग्री और 5 का, 104 डिग्री दशमलव 5 का प्राप्त होता है ये बॉन्ड एंगल, कह रहा है। फिर यहाँ पे एंड एट ऑक्सीजन एटम ऑब्टेन पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिससे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। एंड एट हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन होता है उस पर क्या हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है।
जिससे क्या होता है, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इंक्रीज, जिससे हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल आपको समझ में आया कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक बॉन्ड के साथ में ज्वाइंट होते हैं, वो किस बेस पे होते हैं, रिएक्टिविटी के आधार पर। ठीक है ना। कि रिएक्टिविटी कैसी, जैसे हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो आपने देखा H हमारे पास कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट रहते हैं ऑक्सीजन के साथ में, है ना। ऐसे ही हमारे पास और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने CH4 देखा होगा, CH4 में प्रत्येक बॉन्ड की क्या कहते हैं, आपने लेंथ देखी होगी, एनर्जी देखी होगी, अलग अलग रहती है। तो वो किस लिए रहती है, उनके एंगल भी क्या होते हैं, चेंज ही होते हैं। ठीक है ना, CH4 में, ठीक है, आपको मैंने पढ़ा रखा है ऊपर, आप देख ले वहाँ पे, उसकी एनर्जी क्या चेंज है, जिसकी एनर्जी चेंज होगा मतलब उसका क्या होगा, बंद कोण भी चेंज होगा। ठीक है ना। और लेंथ भी उसकी क्या होगी, चेंज होगी, किस पे, रिएक्टिविटी के बेस पे, कि कौन सा हाइड्रोजन एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। तो आई होप आपके लिए समझ में आया हो बॉन्ड एंगल क्या है हमारे पास है, बॉन्ड लेंथ क्या है। ठीक, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और ऐसे नहीं जाए छोड़ के भी। ठीक है ना, लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़िए।